मानवी मुस्कान, दिल छू लेने वाली कहानी। दोपहर का वक्त था। अपने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठे रघुनाथ जी शांत मन से खिड़की के बाहर देख रहे थे। तभी वहां रखा मोबाइल बज उठा। मोबाइल उठाया तो देखा बचपन का दोस्त माखन लाल था। हेलो रघुनाथ। रघुनाथ जी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ हाँ बोल माखन। उनकी आवाज में थकान और लाचारी थी। दूसरी तरफ से उनके बचपन के दोस्त माखन की जिंदा दिल आवाज आई। अरे रघुनाथ, मैं माखन बोल रहा हूँ। कैसी है तेरी तबीयत? फिर अचानक वे रुक गए। फिर पूछा, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? इतनी दर्द भरी क्यों लग रही है? अब सब ठीक तो है ना? तो मायूस क्यों लग रही हो? रघुनाथ जी कुछ पल खामोश रहे, फिर एक गहरी ठंडी सांस लेकर बोले, क्या खैरियत बताऊं माखन, आज अपने ही घर में मेरा दम घुट रहा है। बेटों ने ये मकान बेचने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही माखन सन्न में रह गए। क्या बकवास कर रहे हो? नीरज और अमित, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। और वो? रघुनाथ जी कड़वी सी मुस्कान हंस पड़े। हाँ माखन, मुझसे तो कहा कि किसी सरकारी काम के लिए कागजों पर दस्तखत चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी, भरोसा कर लिया। अब समझ में आ रहा है कि वे घर बेचने के कागजात थे। उनकी आवाज में बेबसी का एक समंदर हिलोरा ले रहा था। लेकिन क्यों? वो घर तो तुमने। माखन की बात बीच में ही रह गई। वजह कहाँ बताते हैं आजकल के बच्चे। माखन, माँ बाप को कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझते। मुझे तो लगता है कि शायद उनकी नौकरी लग गई है किसी दूसरे शहर में या फिर विदेश में। कई दिनों से आपस में कानाफूसी चल रही थी, जिसे मैं अनसुना कर रहा था। उनकी आवाज़ एकाएक धीमी हो गई। लेकिन कल रात सुना मैंने दरवाजे की ओर से। नीरज कह रहा था अमित से, आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहाँ बाबूजी अपने हम उम्र लोगों के बीच रहेंगे तो उनका मन लग जाएगा। ये कहते कहते रघुनाथ जी का दिल कांप गया। माखन, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की तैयारी हो रही है। उनकी आंखों से आंसू निकलकर गालों की झुर्रियों में खो गए। उन्होंने जल्दी से फ़ोन काट दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बचपन का दोस्त उनकी टूटी हुई सिसकियों को सुने। बाहर अंधेरा गहरा रहा था और उनके मन के अंदर अतीत की यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उन्हें अपना वह पुराना बड़ा सा पुश्तैनी मकान याद आया। 2 मंजिला बड़े आंगन वाला घर, जहाँ जानकी जी तुलसी को पानी देती थी और बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। पर जब बच्चों की उच्च शिक्षा का वक्त आया तो पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ गई। पढ़ाई लिखाई का भारी खर्च था। इंजीनियरिंग, MBA, कोचिंग, किताबें। उनका सपना था कि नीरज और अमित बड़े आदमी बने। इसके लिए उन्होंने अपना वही बड़ा घर बेच दिया। तब उन्होंने जानकी से कहा था, देखना, एक दिन हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। इस घर की कुर्बानी उनके भविष्य के सामने कुछ भी नहीं। वे दिन उनकी आंखों के सामने घूम गया जब उन्होंने उस घर का सौदा किया था। अच्छे खासे पैसे हाथ आए थे। उन पैसों में से उन्होंने थोड़ा हिस्सा निकाल कर ये छोटा सा मकान खरीद लिया। तंग गलियों वाला छोटा आंगन, कम जगह, लेकिन दिल में उम्मीद बड़ी थी। बाकी का सारा पैसा उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की नींव में झोंक दिया। वे खुद भूखे सो जाते, पर बच्चों की किताबों के लिए पैसे जरूर जुटाते। उन्होंने अपने हर सपने को कुर्बान किया, सिर्फ इस आस में कि उनके बेटे एक दिन नाम रोशन करेंगे और बुढ़ापे में उन्हें सहारा देंगे। यादों का सिलसिला टूटा तो उनकी आंखें भीग चुकी थी। आज वही बच्चे जिन्हें उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर आसमान छूना सिखाया था, वही उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच रहे थे। उनकी आंखें भर आई। धीरे से बोले, साथी लोग कहते थे, अरे रघुनाथ, अपना मकान क्यों बेच डाला? जरा सोच भी लिया होता अपने बुढ़ापे का। तब मैं सीना चौड़ा करके कहता था कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे की संपत्ति होंगे, वही मेरा सहारा है। लेकिन देख जानकी, अब हालात कैसे हैं कि यही बच्चे मेरा सहारा बनने के बजाय सोच रहे हैं मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। वारे वक्त। बात करते करते उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वे खुद से ही सवाल करने लगे, क्या यही है मेरी जिंदगी की कमाई? यही है उन संघर्षों का नतीजा? उनकी आत्मा जैसे करा रही थी,
लेकिन साथ ही कहीं भीतर एक बड़ी सी बगावत की चिंगारी भी थी। अगर मैंने सब कुछ तुम्हारी राह आसान करने में लगा दिया तो आज तुम दोनों को मुझे पराया समझने का हक किसने दिया। अगली सुबह वे उठे तो पानी लेने के लिए रसोई में गए। तभी रसोई के बाहर से आवाज़ आने लगी। नीरज और अमित आपस में कुछ बातें कर रहे थे। नीरज की आवाज़ सुनाई दी, भाई हमारी सब तैयारी हो गई है ना। अमित ने जवाब दिया, हाँ भैया, कल बाबूजी को वहाँ ले जाएंगे। ये सुनकर रघुनाथ जी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। खन्ने की आवाज़ हुई। उनका दिल इतनी जोर से धड़का कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बेटे सच में उन्हें कहीं भेजने की तैयारी कर रहे थे, और वह भी कल तक। चुपचाप वे अपने कमरे में आकर पुरानी कुर्सी पर बैठ गए और देर तक सामने की दीवारों को देखते रहे। उस दीवार पर जानकी के साथ उनकी तस्वीरें लगी थी। शादी की तस्वीर, बच्चों के साथ की तस्वीर, पारिवारिक फोटो। हर तस्वीर देखकर उनका गला रुंधा जा रहा था। जानकी, देख रही हो, इन्हीं बच्चों पर भरोसा था तुम्हें। कहती थी हमारी औलाद हीरा है, हीरा, हमारे बुढ़ापे में ये हमारा सहारा होंगे। उनकी आवाज़ टूट गई। आज देख रही हो कैसे सहारा बन रहे हैं ये। आंसू उनके गालों पर बहने लगे थे। उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तभी छोटा पोता किट्टू दौड़कर आया और बोला, दादाजी आप रो क्यों रहे हैं। रघुनाथ जी ने झट से आंसू पोंछे और बच्चे को गोद में बिठा लिया। कुछ नहीं बेटा, आंखों में कुछ चला गया था। दादाजी, मम्मी कह रही थी कल आपको कहीं लेकर जाने वाले हैं, मासूम किट्टू ने पूछा। ये सुनकर रघुनाथ जी का दिल फिर से टूट गया। अब तो घर के बच्चे भी जानते थे। उन्होंने बच्चों को प्यार से सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, दादाजी को एक लंबी यात्रा पर जाना है। आप कब वापस आएंगे। इस सवाल का जवाब रघुनाथ जी के पास नहीं था। वे चुप हो गए और बच्चे को सीने से लगा लिया। आज उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये आखिरी बार है जब वे अपने पोते को गले लगा रहे हैं। शायद वापस ना आ पाऊँ बेटा, उन्होंने मन ही मन सोचा। शायद ये आखिरी मुलाकात है हमारी। फिर खुद से बोले, कल तक यहाँ से विदाई हो जाएगी, पता नहीं कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। उनका दिल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आज पहली बार उन्हें लगा कि जिंदगी इतनी क्रूर भी हो सकती है। वह सुबह आ ही गई जिसका रघुनाथ जी को डर था। आज घर में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। रोज की तरह बच्चों का शोर नहीं था, बहुओं की हंसी ठिठोली नहीं थी, बस एक अनकहा तनाव था। रघुनाथ जी की आंखें घर की हर एक चीज को ऐसे देख रहे थे मानो वे उन्हें अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हो। दोपहर के करीब नीरज और अमित उनके पास आए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। नीरज ने बहुत धीरे से कहा, पिताजी तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। रघुनाथ जी ने चेहरे पर कोई सिकन नहीं आने दी। उन्होंने मन ही मन कर लिया था कि वे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। अब धीरे से उठे और अपने कमरे में गए। एक छोटा सा कपड़े का झोला उठाया जिसमें उन्होंने रात को ही जानकी की एक पुरानी तस्वीर, एक छोटी सी गीता और अपना चश्मा रख लिया था। बस यही उनकी कुल जमा पूंजी थी जिसे वे अपने साथ ले जा सकते थे। जब वे कमरे से बाहर निकले तो ना तो उन्हें अपनी बहुएं नजर आईं, ना ही पोते पोती। शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं जा रहा हूँ। ये सोचकर उनका दिल अत्यंत भारी हो गया। रघुनाथ जी ने एक आखिरी नजर अपने पूरे घर पर डाली। आज सब कुछ उन्हें पराया लग रहा था, जैसे ये किसी और का घर हो और वह बस एक मेहमान हो जिसकी विदाई का समय आ गया है। उनके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। हर एक कदम उन्हें पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। उनका दिल चाह रहा था कि पलटकर अपने बच्चों को सीने से लगा लें और कहें, मत भेजो मुझे कहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर उनके स्वाभिमान ने उन्हें रोक लिया। रघुनाथ जी ने एक गहरी सांस ली और घर की दहलीज के बाहर कदम रखा। बाहर गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने ही हाथों से अपने घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी के शीशे में अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए रघुनाथ जी महसूस कर रहे थे कि धीरे धीरे उनका घर, उनकी दुनिया और उनकी मौजूदगी उन सबके जीवन से दूर हो रही थी। दिल टूटता जा रहा था। सोचने लगे कैसा होगा वो वृद्धाश्रम।
दीवारों पर सीलन होगी, एक छोटा सा कमरा जिसमें लोहे का एक पलंग होगा, और वहाँ वहाँ मेरे जैसे ही और भी कितने बदनसीब बाप होंगे जो अपने बेटों का इंतजार करते करते थक गए होंगे। कह रहे थे वहाँ हम उम्र लोगों से मिलकर दिल बहल जाएगा। ये सोचते ही उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। मेरे हम उम्र तो मेरे पोते पोतियाँ थे जिनकी तोतली बातों में मेरा दिल बहलता था। बूढ़ा इंसान बच्चों जैसा ही तो हो जाता है, क्या उन अजनबियों के बीच मेरा दिल बहलेगा? हिम्मत करके उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बची कुची ताकत को समेटकर एक सवाल पूछा जो उनके दिल को चीरता हुआ बाहर आया। बेटा, बस इतना बता दो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अमित ने कहा, पिताजी थोड़ी देर में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर हाईवे पर आ गई। रघुनाथ जी ने सोचा, कितनी दूर ले जाएंगे ये मुझे? शायद किसी ऐसी जगह जहाँ से मैं वापस ही ना आ सकूं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और सर को सीट से टिका दिया। अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से नियति के हाथों में सौंप दिया था। उनका मन शांत नहीं था बल्कि सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और वह एक बड़े से लोहे के गेट के सामने जाकर रुक गए। पिताजी, हम आ गए, उतरिए, अमित ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। रघुनाथ जी के पैर जैसे जमीन में जम गए थे, उनमें उठने की हिम्मत नहीं थी। उनका दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूबा रहा था। उन्हें लगा जैसे कोई जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जा रहा हो। कांपते हुए हाथों से दरवाजे का सहारा लेकर वे बाहर निकले। एक गहरी सांस भरी और अपनी धुंधली आंखों को ऊपर उठाया। रघुनाथ जी की सांस रुक गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी रूह कांप उठी। सामने था एक विशाल पुराना नीम का पेड़, वही पेड़ जिसकी टहनियों पर झूला डालकर वे अपने बच्चों को झुलाते थे, वही पेड़ जिसकी छांव में बैठकर जानकी स्वेटर बुना करती थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी कांपती हुई नजरें पेड़ से हटाकर गेट के पीछे देखा, और जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कोई वृद्धाश्रम नहीं था, ये तो उनका पुराना पैतृक घर था। वही आंगन में तुलसी का चौरा जिसकी हर ईंट में उनकी और जानकी की यादें सांस ले रही थी। वह मूर्ति की तरह अवाक खड़े रह गए। उनके सूखे होंठ खुले के खुले रह गए और आंखों से विश्वास और अथाह सुख की एक कर्मधारा बह निकली। तभी नीरज और अमित ने उन्हें दोनों तरफ से सहारा दिया। नीरज की आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। पिताजी, हम आपको आपकी दुनिया लौटा रहे हैं। रघुनाथ जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम दोनों ने ये सब मेरे लिए? वे सिसक कर रो रहे थे। नीरज ने कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए अपना ये घर बेचा था। हमारा फर्ज था कि हम आपका घर वापस दिलाएं। वह मकान हमने इसलिए बेचा है ताकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी से हो सके। लेकिन बेटा, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे वृद्धाश्रम। रघुनाथ जी भरे गले से बोले, अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं? नीरज बोला, तो बेटा तुम ही तो बातें कर रहे थे कि मुझे मेरे हम उम्र लोगों के पास छोड़ दोगे। अमित ने कहा, पिताजी, जब हमने कहा था कि आप अपने हम उम्र लोगों के पास रहेंगे तो दिल बहल जाएगा, तो हमारा मतलब वृद्धाश्रम के अजनबियों से नहीं था। हमारा मतलब आपके बचपन के दोस्तों से था जो आज भी यहीं पड़ोस में रहते हैं। माफ़ कीजिएगा पिताजी कि हमने आपसे ये सब कुछ छुपाया। हम चाहते थे कि यह सब आपके लिए सरप्राइज हो। हम चाहते थे कि आप अपनी जड़ों में अपने लोगों के बीच वापस आ जाएं। रघुनाथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह बस अपने बेटों के चेहरों को देख रहे थे जिन पर पश्चाताप और अपने पिता के लिए अपार प्रेम झलक रहा था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आज उनके आंसू बेबसी या दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे, जो उन्हें लगा था कि उन्होंने हमेशा के लिए खो दी है। वे एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े और उनके बेटे भी अपने पिता के साथ रो रहे थे। ये आंसुओं का संगम था जहाँ सारे गिले शिकवे धुल रहे थे। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुला और उनकी दोनों बहुएं आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उनके पीछे से उनके पोते पोतियां दादाजी आ गए, चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। ये देखकर रघुनाथ जी को लगा जैसे वे किसी सपने में जी रहे हैं।
घर अंदर से बिल्कुल नया और आलीशान था। नीरज ने बताया, पिताजी, हमने शहर का वह मकान बेच दिया और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर न सिर्फ ये घर वापस खरीदा, बल्कि उसके पीछे की ज़मीन भी खरीद कर इसे और बड़ा बना लिया है, ताकि हमारा पूरा परिवार, आप, हम और आपके पोते पोतियां सब एक साथ यहीं रह सकें। उस शाम रघुनाथ जी उसी आंगन में इस नीम के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गोद में उनके पोते पोतियां खेल रहे थे और उनके बेटे उनके पास बैठकर पिछली बातें याद कर रहे थे। हवा में गीली मिट्टी की सूंधी महक उन्हें बता रही थी कि वे वाकई में अपने घर आ गए हैं। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे जानकी जी भी इस नीम की जड़ों के पास उसी पुराने चबूतरे पर बैठी अपनी वही मधुर मुस्कान बिखेर रही हैं और अपनी कोमल आवाज में कह रही हैं, देखा, मैंने कहा था ना, हमारे बेटे हीरा है, हीरा। हाँ जानकी, तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू के धारा बह निकली। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।